अपना पासा जी, न्यूक्लियर डील अमेरिका से भी हुआ और न्यूक्लियर डील के बाद 5 साल वही सरकार मनमोहन की भी चली और उसके बाद 10 साल और अपने अपने मोदी जी भी आए। 15 साल में कोई उसमें डेवलपमेंट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी गिनवा रहे हैं कि वो रूस से न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं और 6 रिएक्टर प्लांट भारत में लगाने की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जो जिज्ञासा था अपने सरकार साहब से वही हम आपके सामने रखता हूं। तो ऐसी हालत में जबकि मोदी जी कोई अस्थायी काम करते ही नहीं है, 10 साल का हमने उनका अपना पूरा हम उनका काल ले किया और वहां वो रूस जिस चीज से पूरी तरह परिचित है कि 14 से पहले भारत क्या था, भारत से उसको कितना एनर्जी मिलती थी, भारत से उसको कैसा खुराक मिलता था, वैचारिक खुराक मिलता था, दार्शनिक खुराक मिलता था। तो ऐसी हालत में मोदी जी जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं, आप किस पर क्या टिप्पणी होगी प्रोफेसर पासा? देखिए, मेरा मानना यह है कि चूंकि भारत के पास तेल और गैस की कमी है, तो हम दूसरे एरियाज पे फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स पे, जैसा कि आपको पता है सोलर, विंड और दूसरे अन्य क्षेत्र में। तो न्यूक्लियर एनर्जी भी धीरे धीरे अपना मुकाम बढ़ा रही है इंडिया एनर्जी बास्केट में। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये नहीं कि सिर्फ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट में अचानक ये निर्णय लिया गया है। ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन और दूसरे मिनिस्ट्री से बातचीत करके ये कई एक्सपर्ट्स इसको लोकेशन कहाँ करना है, कितनी जमीन चाहिए, कितने पैसे चाहिए और कितना टेक्निकल स्किल चाहिए, ये कई सालों से बात चली आ रही है। रशिया पे फोकस ज्यादा हुआ है क्योंकि जो अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो अग्रीमेंट किया था 1, 2, 3, तो उसके तहत जो है जो कंडीशंस अमेरिका ने लगाया था वो बहुत कड़े कंडीशंस थे, जिससे भारत और अमेरिका के बीच में पेचीदगी आई और अमेरिका जो है कॉम्पनसेशन के मामले में पीछे हट गया और कुछ खास वहां से जो हम उम्मीद करते थे अमेरिका से टेक्नोलॉजी और दूसरे अन्य मामलों में प्रगति नहीं हुई है। क्योंकि हमारा पहला रिएक्टर जो फुल फ्लेज काम कर रहा है, जिसमें रूस का हाथ या सोवियत यूनियन के जमाने से भी लगातार टेक्नोलॉजी आ रही है, हम भी अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को स्थापित कर रहे हैं। थोरियम पे भी हम रिसर्च करके एक प्लांट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि न्यूक्लियर एनर्जी से भी जो है जो पावर शॉर्टेज है इंडिया में, जो कि बहुत गंभीर है कई इलाकों में, जब समर का महीना आते हैं 4-5 महीने में, तो इस लिहाज से जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस देना लॉन्ग टर्म है, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। तो चाहे 4 साल का हो या 5 साल का है जो पीरियड होता है हुकूमत का, ये बहुत छोटा अरसा होता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो जैसे अदर एक्सपर्ट्स बता रहे थे, यूरेनियम लेना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, टेक्नोलॉजी और उसको अच्छी तरह से संभाल के चलाना विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, वो भी बहुत सेफगार्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब मामलों को लेके जो है ये काफी लंबी चौड़ी बात हुई है। एक्सपर्ट्स इंडिया से भी पहले गए हैं इन मामलों को बातचीत करने के लिए। रशिया के एक्सपर्ट्स भी आके यहाँ मिले हैं इंडियन एक्सपर्ट एटॉमिक एनर्जी कमीशन से और दूसरे अन्य एजेंसी से वगैरह सब मिलके। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार दूसरे मामलों में ठोस कदम नहीं उठाई है, तो वो पेसिमिस्टिक व्यू आप मत लीजिए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, हालांकि उसके इम्प्लीकेशंस जैसे प्रोफेसर सरकार बता रहे थे काफी गंभीर हैं, कि किस हद तक हम उसको
सेफगार्ड से कॉशन से हम यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरे अगर आप देश देखें, यूरोपियन देश, हालांकि कुछ देश कम कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया के तरह, चीन भी जो है कई रिएक्टर्स वो इस्टेब्लिश करके वो सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम भी जो है डेवलपिंग कंट्री हैं, सिर्फ सिविलियन के लिए नहीं, मिलिट्री पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर और एनर्जी उसको चैनलाइज करते हैं। तो उस लिहाज से हमें देखना चाहिए कि सिर्फ पावर के लिए ही नहीं, डिफेंस पर्पसेस के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और चूंकि रशिया लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जैसा अब जर्मनी पे अमेरिका इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है, तो ये न्यू जनरेशन वेपन्स हैं जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स भी उसको दागे जाते हैं। तो इस लिहाज से लगातार रिसर्च होते रहती है, टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहते हैं। तो डिफेंस फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये न्यूक्लियर एनर्जी में, उसको भी हम देख के आगे चलना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं डॉक्टर सुनीलम साहब के पास। ये सुनीलम जी, तीसरे कार्यकाल में सबसे पहले इन्होंने अपनी यात्रा किया अपना रूस का, और वहां पर जो स्थिति परिस्थिति है कि उन्होंने वहां पर भी वही चीजें जो अपने भारत में करते रहे हैं। उन्होंने कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्या डील हुआ क्या नहीं डील हुआ उस तरीके से अपना खुल करके मंच पे आ नहीं पाया। तो अब जो समझौते निकल के आ रहे हैं, अभी सूत्रों से पता चल रहा है, अभी तो उस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। और इन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ गिनाई जा रही है कि वो 6 रिएक्टर का इनका समझौता हुआ है, रूस यहाँ लगाने जा रहा है। और रिएक्टर की स्थिति है कि अभी अभी हमारे साथियों ने बताया कि उसका जो मलबा निकलेगा, जो कचरा रखेगा, वो लंबे समय तक उसको संरक्षित रखना होता है। और मोदी जी का रिकॉर्ड है कम से कम भारत में कि ये 2014 से तो पहले की सारी चीजें सब चूंकि बेकार थी, अपना उसको डिस्पोज ऑफ करना है। और अपने समय में भी इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धियां थी, अपना उज्जैन में मंदिर बनवा दिए, बनारस में मंदिर बनवा दिए, ये राम मंदिर बनवा दिए, उसको भी ये संरक्षित नहीं रख पाए। तो यह जो रिएक्टर जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं, इसको ये कैसे संरक्षित कर पाएंगे और आने वाले दिनों में इसका क्या लाभ मिल पाएगा भारत को? आप किस पर क्या टिप्पणी? आप म्यूट हैं, डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम आप म्यूट हैं। डॉक्टर सुनीलम तक बात नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सुनीलम तक हमको लग रहा है बात नहीं पहुंच पा रही है। तो हम फिर अपनी वही जिज्ञासा लेकर के चलते हैं अपने सरकार साहब के पास कि न्यूक्लियर का प्रयोग चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे अपने विकास के क्षेत्र में हो, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें तो जरा सा भी हम खतरा मोल नहीं ले सकते। अगर वहां पर भी राम मंदिर की तरीके से लीकेज शुरू हो गया, अगर उज्जैन के वो तरीके से जैसे वहां पर सारी मूर्तियां उड़ गई, अगर वैसे होना होगा तब तो यहाँ पर तो पूरा एकदम विनाश हो जाएगा, ये विध्वंस होगा। ये सरकार साहब आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, न्यूक्लियर का जो सिस्टम है वो इतना आसान नहीं होता। इसके सेफगार्ड जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से आपको करना होगा। उसके लिए भी जो है करार किया जाता है कि आप सारे जो है सेफगार्ड्स को अपनाएंगे। और उस सेफगार्ड्स में सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है कि किसी भी हालत में किसी भी तरह का अगर किसी तरह का लीकेज होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी उस मुल्क की होती है। इसलिए और वो इस पर इंटरनेशनल जो है पेनल्टीज का भी इंतजाम है। इसलिए ये सोचना कि वो सारी चीजें फेल होगी, नहीं होगी। हमारे सिस्टम्स जो है, हमारे जो भारत के जो IAEA है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और बार्क वगैरह सारे संस्थाओं ने बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को डेवलप किया है। और इसलिए मैं ऐसा कोई अभी कह रहे थे कि ये सारी जो चीजें हैं हम न्यूक्लियर सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, न्यूक्लियर सिस्टम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है।
क्योंकि उसके भी सेफगार्ड्स जो है हमें पहले ही लेने पड़ते हैं, और उसमें जो है अमेरिका के साथ भी जो हमने एग्रीमेंट किया था उसमें भी यही था कि जो आपका जो बाई प्रोडक्ट्स होगा, जो उसका वेस्ट निकलेगा, जो प्लूटोनियम निकलेगा, वो सारी चीजें जो है इंटरनेशनल सर्विलेंस में रहेगा, और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। और आप चाहें भी तो आप उसका इस्तेमाल डिफेंस पर्पजेस के लिए कहिए या मिलिट्री पर्पजेस के लिए कहिए, आप नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि इसकी सिर्फ सिविलियन यूज ही हो सकता है, यानी कि पावर जनरेशन ही हो सकता है, या उसके जो मेडिकल यूजेस है उसके लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोबाल्ट वगैरह इस तरह की चीजें तो कर सकते हैं, पर बाकी जो उसका डिफेंस की यूज है, मिलिट्री यूज है, वो हम नहीं कर सकते हैं। ये एक सीधी सी सोची हुई इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और जहां भी हो रहा है वहां भी ये सारे जो सेफगार्ड्स हैं उसके अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी चीज है, पहले फ्रांस के पास करीब 70% न्यूक्लियर एनर्जी होती थी, न्यूक्लियर प्रोडक्शन होता था, पर ग्रेजुअली उन्होंने उसको कम करके फिर 40% के करीब उनके पास अभी भी है। तो इसलिए जो है वर्ल्ड सिस्टम के हिसाब से भी, खास करके जो अभी पिछले करीब 20 साल पहले जो जापान में जिस तरह से पूरे जो न्यूक्लियर प्लांट में जो परेशानियां हुई थी उसको देखते हुए इंटरनेशनल सिस्टम जो है इन चीजों के बारे में ज्यादा कड़ाई से अब उसको पेश आता है। तो हम जिस तरह की हम सोच रहे हैं, हम सिर्फ पावर जनरेशन के अलावा और कोई फायदा हम उससे ले पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल। हाँ, जरूर आपके पास प्लूटोनियम और वो सारे रिजर्व रहेंगे, उसको अगर आप बेजा इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेशनल सैंक्शंस और इंटरनेशनल जो भी सिस्टम है वो आपके ऊपर काम करेगा। पर ये मैं नहीं मान रहा हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी के उसमें किसी भी तरह का जैसा कुछ घटनाएं आप जिक्र कर रहे थे वैसा कुछ होगा नहीं। हमारे सिस्टम्स बहुत सक्षम है, अगर वही करते हैं तो नहीं होगा। पर हाँ, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो उससे नकारा नहीं जा सकता। जी अच्छा जी, सरकार साहब, हम अंतिम टिप्पणी लेंगे अपने पाशा साहब से कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों से तो भागती रही है पूरा, हमने इसको 10 साल देखा। और अमेरिका के साथ जो हमारा डील हुआ था, खास करके न्यूक्लियर डील, तो 15 साल का उसका एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है, हमने देखा है। और इन्होंने तो राफेल जैसी चीजों को सेना में को भी उसको नियंत्रण के लिए, उसके रखरखाव के लिए अपना प्राइवेट लोगों को दे रखा है। और प्राइवेट लोगों के ऊपर कौन सा नियम कानून काम करेगा, किसका नियम कानून करेगा, अंतरराष्ट्रीय नियमों का वो पालन करेंगे या अपने देश के नियमों का पालन करेंगे। तो ऐसी हालत में ये जो वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि लेके आ रहे हैं कि अपना वो ये रिएक्टर बनवाने के लिए आ रहे हैं, तो इसके आप भविष्य को कैसे, अच्छा इसके लिए राजनीतिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में ये जब ये पूर्ण रूप से स्थिर थे अपने देश में 10 साल में, तब तो इन्होंने इनका परफॉर्मेंस उन्होंने देखा। और आज तो ये राजनीतिक रूप से भी वो स्थिरता इनमें नहीं दिखाई पड़ रही है। रोज लग रहा है कि आज सरकार जाएगी, आज गिरेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने द्वंद्वों से जूझ रहे हैं। तो ऐसी हालत में यह जो महान उपलब्धि लेके आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना पाऊंगा कि जो रिएक्टर्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ सिविलियन के लिए ही नहीं बनाए जाते हैं। मैं ईरान के रिएक्टर्स और दूसरे अन्य देशों के रिएक्टर्स का भी दौरा किया हूँ, हेवी वाटर प्लांट्स का भी दौरा किया हूँ। जो ईरान और अमेरिका और दूसरे IAEA के बीच में जो तसादुम चल रहा है वो यही है कि ये कैसे डाइवर्ट करते हैं यूरेनियम जो है, एनरिचमेंट मिलिट्री पर्पसेस के लिए कैसे डाइवर्ट करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कितना सिविलियन के लिए यूज करते हैं और कितना सीक्रेटली मिलिट्री पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करते हैं। तो ये सभी मान के चलते हैं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश करते हैं बड़े, उसमें कुछ ना कुछ मिलिट्री पर्पसेस के लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं। हम भी कर रहे हैं, दूसरे देश भी कर रहे हैं। हालांकि उनका मखौटा जो है सिविलियन यूज के लिए ही दिया जाता है, IAEA को भी बताया जाता है, लेकिन एनरिचमेंट जो है सभी न्यूक्लियर प्लांट्स में करके